गुड मॉर्निंग। आप सभी को जय हिंद। आप सभी को जय हिंद मेरे तरफ से। सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार। आज का सेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कल हम लोग जो है पॉलिटी का क्लास किए हुए थे। उस पॉलिटी के क्लास में दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इंडियन पॉलिटी, ओके, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, भारतीय राज व्यवस्था। ओके, क्लास 2। क्लास कितना है आज? सेकेंड है। ओके, आज आप लोग का क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे बहुत सारे क्वेश्चंस कल आप लोग देखे होंगे और मुझे पूर्ण विश्वास और आशा के साथ कहना चाहेंगे कि कल का क्लास आप लोग को बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो कल का क्लास जो है जिसने भी नहीं देखे होंगे वो बिल्कुल जो है फर्स्ट क्लास देख लेंगे, तभी आप आगे जो है देख पाएंगे। भागलपुर की धरती से बहुत सुंदर दिन पर दिन बताना मुश्किल है, चाहतों को छुपाना मुश्किल है, वो तो हमें हौसलों के चंद लम्हों से बांध रखा है, वरना जिस मोड़ पर हम खड़े हैं वहां चलना भी मुश्किल है। वाह, क्या बात है, वाह। विश्वास कुमार, लगता है कि कुमार विश्वास का कुछ अंश जो है विश्वास कुमार में है ना। कोई दीवाना कहता है कोई, है ना, तो अच्छी बात है। क्लास नोट्स डेली प्रोवाइड करें। क्लास नोट्स आप स्वयं बनाओ ना। मेहनत करने से भागोगे कुछ नहीं हो पाएगा बाबू। मेहनत करने से मत भागिए, मेरा कहने का मतलब यही है। मेहनत करने से भागिएगा, आपकी तैयारी भी नहीं होगी, आपकी पूर्ण जो है एबिलिटी, अपनी क्षमता को आप परख नहीं पाएंगे। उसके बाद जो है आप किसी भी एग्जाम को क्रैक नहीं कर पाएंगे। तो निश्चित तौर पर जो है आप जो भी सेक्शन को पहले पढ़ रहे हैं, उस सेक्शन को पढ़ने से पहले जो है निश्चित तौर पर उसको आप क्या करिए कि आप उसका नोट्स बनाइए, स्वयं का नोट्स बनाइए। हमारा दिया हुआ नोट्स आपको सब मिल जाएगा, लेकिन आपको कहने का मतलब यह है कि आप जब तक से नोट्स नहीं बनाएंगे सफलता आपकी हासिल नहीं होगी। रिशु सिंह दरोगा की बहुत जल्दी वैकेंसी जो है बहुत जल्द आ रही है, बहुत जल्द आपको आएगी। अगस्त के लास्ट वीक में आ जाएगा या सितंबर के फर्स्ट वीक में, ठीक है। मंटू कुमार बोलते हैं कि सर आप इतना अच्छा पढ़ाते हैं, अच्छा लगता है कि पूरा का पूरा याद हो जाता है। भगवान आपको सदा स्वस्थ रखे। मैं स्वस्थ ही रहता हूँ और माँ का आशीर्वाद मुझ पर बहुत कूट कूट कर भरा हुआ है। अब इतने दिन से हम लोग, आप लोग कभी नहीं सुने होंगे कि अस्वस्थ हैं हम, ठीक है। तो कल आपका नाइट में जो है कि मैथ का क्लास नहीं हो पाया था क्योंकि सर की मम्मी का तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गया था, जिसके चलते वो हॉस्पिटलाइज थी। तो आज आपका क्लास नाइट में भी होगा। कल आपके लिए आपका क्लास नहीं हो पाया, इसके लिए कोई बात नहीं। तो सभी लोग आप लोग जुड़ जाइए और चलती हम लोग कल का क्लास जो है किए थे। कल के क्लास के बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। कल पॉलिटी की शुरुआत हुई थी, पॉलिटी की जन्म जो हुआ था आपको वहां से हमने स्टार्ट किया था, एकदम शुरुआती दौर से हमने स्टार्ट किया था। और मुझे आशा और पूर्ण विश्वास के साथ कहना होगा कि आप लोग उसको भली भांति परिचित हो गए होंगे। और जो बच्चे अगर नहीं देखे होंगे उनका जो है रिकॉर्डेड वीडियो लिंक जो है ग्रुप में है, उसको आप देख करके और बढ़िया से नोट्स बनाएंगे। कल एक सज्जन जो है, लड़का जो है आपको जो है नोट्स बना करके भेजे थे, जिसमें क्या हुआ कि आपको हम शेयर भी किए थे। तो आशा करते हैं कि आप भी इसको सही ढंग से पढ़िएगा, नोट्स बनाइएगा, किसी भी तरह की कोई आपको दिक्कत परेशानी नहीं होगी। आज हम लोग चलेंगे, आज हम लोग वहां तक शुरुआत करेंगे। शुरुआत यानी कि पलासी के युद्ध तक कल हमने बताया था, और पलासी के युद्ध से आज हम लोग चलेंगे 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट तक। वहां पर आपको, चूंकि हर किताब में रेगुलेटिंग एक्ट से शुरुआत होता है। 1773 का रेगुलेटिंग हो गया, 1793 का हो गया, 1784 का हो गया।
इस तरह से वहां से आकर के बढ़ता है। तो कहने का मतलब है कि वहां से आप बुक्स में जो देखते होंगे वहीं से स्टार्टिंग भी करता है। जो पहले की जो बैकग्राउंड जो हमने बताया है कि पॉलिटिक्स की शुरुआत कहां से होती है, ये बुक में आपको जल्दी नहीं देता है, किसी बुक्स में भी देखने को भी मेरे को नहीं मिलते हैं। जैसे आपके सहपाठी है, कौन सा बुक है, तो लुसेंट बुक है। लुसेंट में भी आपको नहीं दिए हुए हैं। लुसेंट में बस वही दिया है, सीधे जाकर के चार्टर और अधिनियम जाकर के वहां से स्टार्ट कर दिया गया है। उसके पहले की बैकग्राउंड जो आपको हमने जो बताया था उसकी हम बात कर रहे हैं, वो बुक्स में जल्दी आपको नहीं मिला है। सर आप मेरे गुरु है, मेरे भगवान के समान है। भगवान गॉड तो हर जगह है ना, बिल्कुल सही पढ़ाते हैं सर आप। हकीकत यही है कि याद हो जाता है। पढ़ाने का मेरा मकसद भी यही है, मेरा मकसद पढ़ाने का मेरा मकसद है। अगर आप लोग को ऑनलाइन क्लास लेते तो और मजा आता, लेकिन ऑनलाइन में क्या है कि दिस पॉइंट दिस शुड बी नोटेड, जो इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है उसी पर हम लोग बात करते हैं। देखिए ऐसे भी बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं जो आउट ऑफ सिलेबस भी बात करना चाहते हैं, जो समझ करके जान करके भी नहीं कर पाते हैं। तो आप लोग का जस्ट लाइक समझिए कि ऑफलाइन की तरह ही क्लास है। ओके, तो कल हमने जो बताया था उसके बारे में आपको हम फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं। लास्ट सब लोग आप लोग जुड़ गए होंगे, मुझे आशा और पूर्ण विश्वास है। और शुरू से अंत तक देखिएगा, सेकंड क्लास है। सेकंड क्लास जो फर्स्ट क्लास जो देखे होंगे उसी का आगे हम सेकंड क्लास देखना चाहेंगे। और सेकंड क्लास जो जैसे ही आपका एंड होगा उसके बाद कल हम लोग थर्ड क्लास लेंगे। आई मीन टू से डेट की रेगुलेटिंग ऐसे कल स्टार्ट करेंगे। लेकिन आज हम कुछ पार्ट आपको बता देते हैं, उससे आपको क्या होगा कि बहुत अच्छी समझ में आपकी आ जाएगी। तो दोस्तों कल हमने बताया था कि 1757 में जो युद्ध जो हुआ था, यानी कि पलासी का युद्ध, क्या हुआ था, पलासी का युद्ध हुआ था। उस पलासी के युद्ध जो है मात्र आधा घंटा चला था। इसलिए चला था क्योंकि सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव जो कि बंगाल का गवर्नर था, रॉबर्ट क्लाइव क्या था, बंगाल का पहला गवर्नर था। इन दोनों को जाकर के मध्य जो है युद्ध हुआ था, और युद्ध होने के रीजन भी आपको हमने कल बता दिया था। ठीक है, दूसरी बात यह है कि पलासी के युद्ध में क्या हुआ था कि सिराजुद्दौला का जो सेनापति था जिसका नाम था मीर जाफर, और राय दुर्लभ जो उसका मंत्री था, अचानक क्या हुआ कि सिराजुद्दौला की तरफ से क्या हुआ कि हट करके भाग करके और रॉबर्ट क्लाइव की ओर जाकर के क्या हुआ, मिल गया। और मिलने के बाद जो है जाकर के एक तरफा जो है जाकर के मैच हो गया, मतलब लड़ाई, ठीक है, विद्रोह। तो एक तरफा हो गया जिसमें जाकर सिराजुद्दौला की बुरी तरह से हार हुआ, और हार ही नहीं हुआ बल्कि उसको पकड़ करके उसका क्या कर दिया गया, वध कर दिया गया। ठीक है, तो अब कहने का मेरा मतलब ये है कि जैसे आप लोग को मॉडर्न में जो हम स्टार्ट जो करने वाले थे, गवर्नर जनरल करने वाले थे भाई, बोलिए, गवर्नर जनरल और वायसराय। इसके पहले आपका 3 चैप्टर हम पढ़ा चुके हैं फाइनली। तो एक गवर्नर जनरल और वायसराय की जो बात जो होगा, देखिए यहाँ पर रॉबर्ट क्लाइव की बात हो गया ना, रॉबर्ट क्लाइव की बात हो गया कि बंगाल के प्रथम जो है गवर्नर कौन थे, तो रॉबर्ट क्लाइव ही था। तो यहां से जाकर के आपको पॉलिटी और आपका मॉडर्न हिस्ट्री, ये दोनों जाकर के यहाँ पर सम्मिश्रण कर देंगे तो और आपको समझ में आ जाएगा। तो जो लोग यहाँ क्लास करेंगे, कुछ लड़कियां मेरे को फोन की थी कि सर मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मैं उनसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि थोड़ा सा जो है आप लोग थोड़ा सा जो है, अगर आप चाहते हैं कि लाइफ मेरा ब्राइट हो जाए, आप चाहते हैं कि नहीं लाइफ एक गुड्स जिसको बोलते हैं, कंफर्टेबल बोलते हैं, कोच जिसको बोलते हैं, तो अगर आप चाहते हैं लड़का हो या लड़की, तो थोड़ा सा आपको अलग रास्ते पर चलना होगा। मेरा कहने का मतलब यह है कि पढ़ाते हर लोग हैं, किताब हर जगह है ना, हर विभिन्न प्रकार की पब्लिकेशंस हैं। क्या आपको लगता है कि फलाने पब्लिकेशन के किताब पढ़ करके आप कर पाएंगे? एक किताब से आप कभी भी नहीं कर पाएंगे। उसके लिए एक सही मार्गदर्शन और सही एक टीचर की आपको तलाश होनी चाहिए, जो एग्जामिनेशन बेस्ड। अभी तक से हमने जितना भी दिया, बहुत सारे बीच में किस्से कहानियां थी, बहुत सारी थी जो कि हम नहीं बता पाए। ठीक है, कारण क्या था कि कुछ लोगों को अच्छा लगेगा, कुछ लोगों को बुरा लगेगा, लेकिन हम टू दी पॉइंट पर बात कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ। चाहे हम मॉडर्न पढ़ाएंगे, चाहे पॉलिटी पढ़ाएंगे, या ज्योग्राफी पढ़ाएंगे, या मिसलेनियस पढ़ाएंगे, या करेंट पढ़ाएंगे, हम टू दी पॉइंट पर ही बात करते हैं, ताकि आपके एग्जाम्स में डायरेक्ट रूप से क्वेश्चन को आपको हिट करें। तो मुझे ऐसे लोगों से जरूर अपील है कि आप पहले अपने आप को पहले परखिए, अपने आप को सुधारिए। जब एग्जामिनेशन डेट आपकी घोषित हो जाएगी, अक्टूबर में आपका एग्जामिनेशन डेट आ जाएगा, ध्यान रखिएगा, अक्टूबर में आपके आ जाएगा। हम आपको बता रहे हैं, आप पर विश्वास है ना, इसलिए विश्वास आपको करना होगा, क्योंकि दरोगा का आप लोग देखे होंगे कि दरोगा जो इसके बैक जो एग्जाम जो जितने भी हुए हैं, चाहे नोटिफिकेशन की बात हुआ है, एक लड़का हमको कमेंट्स किया कि सर आप कहां से बीच में मेढक की तरह चले आए,
अब तो कभी भी जो है हम लोग का एडिटिंग पर आप लोग वीडियो अपलोड किए ही नहीं थे। गधा दी ग्रेट है, कच्छ के रण से भाग के चलाया बिहार में, और तुमको ये नहीं पता है कि राकेश लाल तुम्हारे लिए कितना संघर्ष कर रहा है, और जो आज तक जो भी भविष्यवाणी जो की है 100% सही हुआ है। तो मैं उन ऐसे लड़कों को मैं आगाह करता हूं कि सबसे पहले ऑनेस्टी अपनाओ। लाइफ में इस तरह से आप जिंदगी भर कमेंट करते रहेंगे और कुछ आपको हासिल नहीं हो पाएगा। कहने का मेरा तात्पर्य यही है, कंफ्यूजन कुछ नहीं होगा। आप लोग को सीधा सा लेकर के चलेंगे जब बोर्ड पर, तो सीधी सी गवर्नर जनरल में और वायस सराय में और सब कहीं भी कोई भी किसी भी तरह का क्वेश्चन आपको कंफ्यूज नहीं होगा। अंजू कुमारी, आपसे जुड़कर लगता है कि जॉब हो जाएगा। निश्चित, आप मेरी छोटी बहन के समान हो, और मैं आपको प्रॉमिस दिलाता हूं कि किसी भी तरह का कोई अगर प्रॉब्लम हो, चाहे वेल्दी की बात हो, नोट्स की बात हो, पढ़ाई की बात हो, आप हमसे स्पष्ट करें। बहुत ऐसे बच्चे हैं जो दूसरे चैनल से जितने भी ऑनलाइन क्लास और ऑनलाइन टेस्ट जो ज्वाइन किए थे, वो बहुत सारे बच्चे मेरे पास जुड़ रहे हैं। कारण क्या है कि बहुत बड़े प्लेटफॉर्म पर आप डायरेक्ट जो है इंटरेक्ट लोग नहीं हो पाता है, बात नहीं कर पाता है। और राकेश लाल एक ऐसे शख्स हैं, अपने जॉब को, दायित्व को निभाते हुए, और सबसे बड़ी जिम्मेवारी आप लोग का जो लिए हैं उस जिम्मेवारी को भी निभाते हैं। तो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंसी क्या है, इम्पोर्टेंट क्या है कि हम आपके अपने हैं, आपके परिवार के सदस्य हैं, फैमिली हैं। आप मेरे भी परिवार के सदस्य हैं, आप मेरी एक फैमिली हैं। तो फैमिली का मतलब यही होता है, और मुखिया का मतलब यही होता है कि मुखिया जो सारे फैमिली पर ध्यान दे। इसलिए हर लड़का से हम बात करते हैं। कुछ उदंड भी लड़के हैं, ध्यान रखिएगा, कुछ उदंड भी लड़के हैं, जैसे कमेंट में आप लोग देखते होंगे। मेरे तरफ से हम यही बोलते हैं कि जो आपकी कमियां हैं उसको सुधार किया जाएगा। आप पहले कमी तो बताइए, प्रॉब्लम क्या है। कुछ ऐसे लड़के हैं जो डायरेक्ट लगता है कि इतना जोर से फोन करके बात करता है, हालांकि हमसे तो नहीं करता है, मेरे टेक्निकल टीम से बात करता है, तो हमको मैसेज मिलता है, तो मैं वैसे लोगों को डिनाई कर देता हूँ। सीधी सी बात, अगर आप हमसे जुड़े हो, मैं बहुत ऑनेस्ट आदमी हूँ, बार बार हम बोलते हैं, ऑनेस्टी झलकता भी है, और ऑनेस्टी का ही देन है कि आज हम जीरो से हीरो बने हैं। ठीक है, क्लास 2 ऑफिसर होने का मतलब है मुझे सरकारी गाड़ी मिली है, मेरे 5-5 गो पुलिस रहते हैं, मेरे साथ में फोर्स रहते हैं। ठीक है, मेरे अच्छे खासे मैंने रहने का सैलरी जो है, खाने पीने का गवर्नमेंट देती है। तो आपके बीच में हमको आने से क्या फायदा, आप ही बताओ। तो कहीं ना कहीं आपके लिए ही हम आए हैं। आप लोग ज्यादा तंग करोगे, परेशान करोगे, तो हम मैदान छोड़ के भाग जाएंगे, सीधी सी फंडा है। तो ये चीज आपको समझना होगा, देखना होगा। लेकिन कुछ लोगों के चलते हम मैदान छोड़ के भागने वाले नहीं हैं, क्योंकि वो ऐसे लोग हैं, गधा दी ग्रेट हैं, इसलिए हैं कि वो कुछ लोग कमेंट्स कराता है। लोग ऐसे लोग हैं जो कि कोचिंग क्लास वाले लोग हैं। मेरे चैनल को 3-3 बार हैक लोग किया। क्या हो जाएगा राकेश लाल का, मेरे माइंड को हैक कर लोगे। ये तो यहाँ पर 164-128 जीबी से भी ज्यादा जीबी लगा हुआ है, ठीक है ना, एक्स्ट्रा लगा हुआ है। तो आप समझ लीजिए, रिजल्ट है, कंटेंट है, और कंटेंट ही मेरी पहचान है। तो आज यहाँ बिहार से आप जुड़े होंगे, दिल्ली से लड़का लड़की आकर हमसे जुड़ता है लोग, और आज भी आते रहे मेरे यहाँ ऑफलाइन क्लास करने के लिए। तो वैसे लोगों के लिए एक मेरा सबक नहीं है, इंफॉर्मेशन है, नोटिस है कि कभी भी गलत नहीं करेंगे। गलत करेंगे आपको दिक्कत होगा। मैं एक्शन भी ले सकता हूं, क्योंकि आप लोग जानते हैं ना कि अब्यूजिंग है। आप गलत कमेंट्स करने पर भी, जो किसी भी तरह का अगर आप करते हैं किसी के प्रति, आप जेल की हवा भी खा सकते हैं। अब सोचिए आपके लाइफ के साथ क्या हो सकता है। तो ज्यादा परेशान करोगे तो एक आध FIR कर देंगे, है ना। खैर उससे बात नहीं है, बात है कि आप लोग पढ़िए। रानी कुमारी क्या बोल रही है, सर नहीं सर, तो हम लोग स्टार्ट करें। अब कल जो जिन्होंने भी क्लास कल नहीं किया होगा, उसको वीडियो को आप लोग देख लेंगे, रिकॉर्डेड वीडियो को, और 1 तारीख से जो है आपका एप्लीकेशन पे क्लास चलेगा। और वही बच्चे देख, अभी तो मान लीजिए कि कुछ बच्चे जो है कि लिंक उनको मिल जाता होगा तो देख पाते होंगे, लेकिन 1 तारीख से जो है फिजूल बच्चे क्लास नहीं देख पाएंगे। और इधर भी जो भी हम पढ़ा रहे हैं थोड़ा सा कम पढ़ा रहे हैं, जानते हैं, ध्यान रखिएगा, बहुत कुछ आपको नहीं दे रहे हैं। तो ये चीज आपको एप्लीकेशन के थ्रू, जब मेरा क्लास जब स्टार्ट होगा, यानी कि 1 अगस्त से हम लोग एप्लीकेशन पर जब क्लास स्टार्ट कर देंगे, तो निश्चित तौर पर जो है आपको जो है वहां और भी मजा आएगा। ध्यान रखिएगा, वहां और भी मजा आएगा, बहुत सारे मजे आएंगे, और ऐसे ऐसे कंटेंट और भी देंगे जो आप लोगों को एग्जामिनेशन में डायरेक्ट रूप से आपको हिट करेगा। मैदान छोड़ के भागने वाले नहीं है यार, क्यों इतना टेंशन ले रहे हो। हमसे लोग मैदान छोड़ करके भाग जाएगा। यस 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 यस, चैप्टर वाइज चलेगा।
तो पॉलिटी आप लोग को फर्स्ट क्लास कर लिए थे, आज मेरा सेकंड क्लास है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं, अब क्लास की बात करते हैं, ठीक है। यहां से हम लोग जानेंगे। एक बार पुनः आप लोगों का स्वागत है और आशा करते हैं कि कल का क्लास जो आप लोग का जो है फर्स्ट क्लास जो इंडियन पॉलिटी का, भारतीय राज्य व्यवस्था का जो हमने क्लास जो लिया था वो आपको बहुत ही पसंद आए होंगे। और जिनको भी अगर वो वीडियो लोग नहीं देखे होंगे तो बिल्कुल जो है उस वीडियो को आप लोग देख लेंगे, उसका नोट्स भी बनाएंगे और जहां भी आपको लगता होगा कि यहाँ कमियां हो गई है तो निश्चित रूप से हमको बोलिएगा। ये पेडा बैच वालों के लिए ही है स्पेशल, दूसरे लोगों के लिए नहीं है, ध्यान रखेंगे। तो कल हम क्या बताए थे कि 1757 ईस्वी में जो है रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है, और आपका इधर का बंगाल का नवाब कौन था, सिराजुद्दौला। तो सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के मध्य जो है युद्ध हुआ था। तो कल बताए थे कि पलासी जो है, पलास एक फूल भी होता है, पलास का फूल जो है बहुत देखने में बहुत सुंदर होता है, लेकिन उसमें कोई भी सुगंध नहीं होता है। ऐसे भी आप सोसाइटी के लिए, समाज में जो आगे से चिकन चाकन जो दिखता है ना, तो समझिएगा कि अंदर से बड़ा खोखला है, एकदम समझ रहे बात को ना। तो जो चाकचुक जो है ना, बहुत चाकचुक में रहता है, तो समझिएगा कि केवल बाहरी चीज दिखता है, अंदर से कुछ दिखता होता नहीं है। जस्ट लाइक पलास का फूल की हम बात कर रहे हैं। तो पलास का फूल जो देखने में बहुत सुंदर होता है लेकिन कोई भी उसमें सुगंध नहीं होता है। एक और क्वेश्चन आता है कि पलासी नामक का स्थान जो है भारत के किस राज्य में, ग्रुप डी लेवल का सवाल आता है। तो पलासी जब जाएंगे तो पलासी आपको मिलेगा वेस्ट बंगाल में, और वहीं पर जाकर के युद्ध हुआ था। और मात्र जो है भारतीय इतिहास में बहुत सारे युद्ध हुए हैं। फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन, सेकेंड बैटल ऑफ तराइन, थर्ड बैटल ऑफ तराइन, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत, हल्दी घाटी का युद्ध हुआ, मतलब बहुत सारे बैटल हुए, लेकिन वो युद्ध जो है चला था, समय लगा था। देखिए पलासी के युद्ध में जो कल हमने बता चुके हैं, तो पलासी के युद्ध मात्र जो है केवल आधा घंटा का समय चला था। इसलिए चला था कि सिराजुद्दौला का सेनापति था मीर जाफर और उसका मंत्री था राय दुर्लभ, है ना। और ये दोनों लोग जाकर के अचानक जो है जाकर के रॉबर्ट क्लाइव यानी कि बंगाल का प्रथम जो गवर्नर था उसके तरफ जाकर के मिल गया था। और मिलने के बाद जो है मात्र आधे घंटे तक जाकर के मूवमेंट चला। उसके बाद जो है पकड़ करके सिराजुद्दौला को पकड़ करके क्या कर दिया गया था, बंद कर दिया गया था। तो यहां तक तो आपको समझ में आ गया था कल हमने जो बताए थे। अब मान लीजिए, ध्यान रखेंगे, पलासी का युद्ध, यहां तक किसी को अगर दिक्कत होगा तो बोलना। 1757, है ना। उसके बाद आगे मिलेगा आपको 64 में, ठीक है। अब कौन कौन था, सिराजुद्दौला की तरफ से कौन था भाई, उसका सेनापति था जिसका नाम था क्या, मीर जाफर, कल बताए थे। राय दुर्लभ, है ना, ये था आपको सेनापति था और ये आपका मंत्री था। यही लोग जाकर के इधर मिल गया। लेकिन अगर रॉबर्ट क्लाइव की ओर मिला, रॉबर्ट क्लाइव की ओर में कुछ ना कुछ लोग को बेनिफिट होना चाहिए ना, बोलिए, कुछ ना कुछ बेनिफिट होगा। तो अगला जो है बंगाल का नवाब जो बन गया था वो मीर जाफर ही बना था। कौन बना था, मीर जाफर बना था, ठीक है। अगला जो है बंगाल का जो नवाब जो बना था, कौन बना था, मीर जाफर। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करेंगे मीर जाफर से, यानी कि स्टार्ट करेंगे, लिख लेंगे, चलिए। मीर जाफर 1757 से लेकर के 1760 ईस्वी तक जाकर के बंगाल का नवाब बना। 1757 से लेकर 1760 ईस्वी तक क्या बना, बंगाल का ये नवाब बना। और जब बंगाल का जब नवाब बना तो कल आप लोग को अंग्रेजों और फ्रांसीसियों का इतिहास हम बताए थे। तो उसमें क्या हुआ कि जब मीर जाफर जब बंगाल का जब नवाब बना तो अंग्रेजों को बहुत बेनिफिट हुआ। बेनिफिट इस सेंस में हुआ कि बंगाल को अंग्रेजों को जो है हर सेक्शन में टैक्स तो है था ही, लेकिन बंगाल के पूरे क्षेत्रों में जाकर के धीरे धीरे एकाधिकार और भी बढ़ता चला गया और टैक्स वसूलने का पावर जो है धीरे धीरे और भी बढ़ता चला गया था। यानी कि कहीं भी आपको फैक्ट्री लगा सकते हैं, कहीं भी टैक्स वसूल कर सकते हैं। तो मीर जाफर के पीरियड में जो है सबसे चरमोत्कर्ष पर था, ठीक है, चरमोत्कर्ष पर था। और इसी का दामाद था, ठीक है, इसी का दामाद था शशांक। कौन था, अरे शशांक कहां से आ गया, एंशिएंट का बात हो रहा है, एंशिएंट में आप चले गए, अभी उधर मत जाइए। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं पॉलिटी की शुरुआत। सेनापति और मंत्री धोखेबाज निकल गया था। तो अगला उसके बाद जो क्या हुआ कि उसी का दामाद था, मीर जाफर का दामाद था जिसका नाम था मीर कासिम। क्या नाम था, मीर कासिम। उसके बाद सेकेंड मीर कासिम जो है 1760 से लेकर के 1763 जब जाकर के
ये बंगाल का नवाब बन गया और इसका ये क्या था, दामाद था। लिख लेंगे, मीर कासिम जो था मीर जाफर का क्या था, दामाद था। क्या था, दामाद था। हुआ यूं कि मीर कासिम जब जाकर के बंगाल का जब नवाब बना तो ये क्या किया कि अंग्रेजों को जो है अपने चंगुल से, यानी कि कह सकते हैं कि जो छूट जो मिला था, अंग्रेज लोग के जो मन जो बढ़ गया था टैक्स वसूलने का और विभिन्न क्षेत्रों में जाकर के फैक्ट्री को स्थापित करने का, तो मीर जाफर ने क्या, सॉरी मीर कासिम ने क्या किया, उस पर जाकर के अंकुश लगाया। क्या लगाया, अंकुश लगाया। ठीक है, मीर जाफर तो अंग्रेजों का वफादार था ही, लेकिन जब जाकर के मीर कासिम जब बना, ठीक है ना, तो मीर कासिम क्या किया कि ये जाकर के क्या किया कि अंग्रेजों पर अंकुश लगाना स्टार्ट कर दिया, है ना। और मीर जाफर में क्या था कि जब तक वो बंगाल का नवाब रहा उस समय तक जाकर के अंग्रेजों को बहुत फायदा पहुंचाया था, बहुत फायदा पहुंचाया था, है ना। लेकिन वही मीर कासिम जब बना तो उसको लगता था कि बंगाल में जो है अंग्रेज लोग जो है धीरे 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 जो है अपना जो है जड़ क्या कर रहा है, लोग फैला रहा है। ठीक है, और फैला भी चुका है। इसलिए मीर कासिम ने क्या किया कि 2 संदेश भिजवाया था। ठीक है, 2 संदेश भिजवाया था मीर कासिम ने। क्या किया था, 2 संदेश भिजवाया था। ठीक है, मीर कासिम क्योंकि बंगाल का नवाब था। किसको किसको भिजवाया था भाई, तो मुगल बादशाह जिसका नाम था बहादुर शाह द्वितीय, है ना, और अवध के नवाब था सिराजुद्दौला। नोट करते चलिएगा। 2 संदेश भिजवाया। किसको किसको भिजवाया, एक मुगल वंश का अंपायर जो था बहादुर शाह सेकेंड, और ये था आपको मुगल शासक। लिख सकते हैं क्योंकि नया नया आप लोग हैं तो जानना होगा हर एक बात को। हो गया, दूसरा में लिख लेंगे, आपका ये फर्स्ट हो गया और ये दूसरा में लिख लेंगे सिजाउद्दौला। सिजाउद्दौला कौन था भाई, सिजाउद्दौला था आपको अवध का नवाब। कौन था, अवध का नवाब। नोट कर लीजिएगा। और बंगाल में कौन था, शासक कौन था बंगाल का, तो मीर कासिम। ठीक है, तो ये 3 सेक्शन आपको याद करना होगा कि बंगाल का नवाब जो था मीर कासिम था, बहादुर शाह द्वितीय जो था वो जो क्या था मुगल अंपायर था उस समय का, और सिजाउद्दौला जो था वो क्या था, सिजाउद्दीन कहते हैं, सिजाउद्दौला भी कह सकते हैं। ठीक है ना, तो ये जाकर के आपको जो है अवध का नवाब था, यानी कि लखनऊ। लखनऊ जो है नवाबों का शहर कहा जाता है, सबको पता होगा आपको। यहां तक क्लियर है। सिजाउद्दौला का जो नाम सुनोगे, सिजाउद्दौला वही आदमी था जिसने जाकर के मराठाओं को जो मदद करने का आह्वान किया था। याद करवा देते हैं, जब मराठा जब पढ़ेंगे तो उसमें आप लोग को समझ में आएगी। सिजाउद्दौला वही आदमी था जिसमें जाकर के क्या किया था, मराठा को मदद करने का जो है कि आश्वासन दिया था, वादा किया था, लेकिन मराठाओं को मदद न करके जाकर के अहमद शाह अब्दाली का जाकर मदद कर दिया था। तो इसका भी एक इतिहास रहा है पलटने का। ठीक है, समझ में आ रहा बात को ना। अब देखिए क्या हुआ कि दोनों ये क्या किया कि मीर कासिम चूंकि अंग्रेजों के विरुद्ध चलता था, अब ये क्या किया कि संदेश लोगों को भेजवाया। किसको किसको संदेश भेजवाया, तो बहादुर शाह द्वितीय को, है ना, जो कि मुगल शासक था, अयोग्य शासक था, और सिजाउद्दौला को भेजवाया जो कि आपको अवध का नवाब था। ठीक है, ये संदेश क्या भिजवाया कि हम लोग को आपसी रंजिश को भूल करके, आपसी मनमुटाव तनाव जो हम लोगों को बीच में जो है उसको भूल करके हम लोग क्या करें कि तीनों आदमी एक होकर के अंग्रेजों को भारत से क्या करें, हम लोग भगा दें, है ना। कोई दिक्कत होगा तो बोलिएगा आप लोग, कोई दिक्कत। बंगाल का नवाब, बंगाल का तो नवाब था ही मीर कासिम, है ना, लेकिन उस समय जो है जाकर के मुगल अंपायर कौन था, तो बहादुर शाह द्वितीय था, और ये अवध का नवाब था जिसका हेडक्वार्टर जो हुआ करता था आपको लखनऊ में हुआ करता था, जिसका नाम था सिजाउद्दौला। क्या नाम था, सिजाउद्दौला। आगे बढ़ेंगे, आगे बताएंगे। ओके,
तो यहां तक तो समझ में आ गया। तो इन तीनों लोगों क्या किया कि मीर कासिम क्या किया कि इन दोनों लोगों को संदेश भिजवाया। संदेश क्या भिजवाया कि आपसी रंजिश को हम लोगों को भूल करके, अच्छी बात है आप लोग, अच्छी बात है कि जुड़े हुए हैं, सही बात है। आपसी रंजिश को हम लोग भूल करके अंग्रेजों के विरुद्ध में एक षड्यंत्र रचनी चाहिए। ठीक है, जब इस बात को जब पता चल गया, अंग्रेजों को जब पता चला कि हमारा विरुद्ध में जाकर के मीर कासिम जो षड्यंत्र रच रहा है, तो आगे चल करके आपको 1763 ईस्वी में जाकर के पुनः जो है बंगाल का नवाब जो बना दिया वो मीर जाफर को ही बना दिया था। क्योंकि ये तीनों लोग मिलकर के जाकर के क्या कर रहा था, एक षड्यंत्र रच रहा था। किसके विरुद्ध रच रहा था, तो यहां पर लिख लेंगे मीर कासिम सिजा उदौला, कहानी टाइप का बता रहे हैं। मीर कासिम हो गया, सिजा उदौला हो गया, और आपको शाह आलम द्वितीय, बने शाह आलम नहीं, बहादुर शाह जफर ना, बहादुर शाह जफर या द्वितीय कह सकते हैं। तीनों के बारे में आप समझ गए। ये तीनों लोग क्या किया कि अंग्रेजों के विरुद्ध जाकर के षड्यंत्र रचने का एक प्लान बना रहा था, और प्लान ही नहीं बनाया बल्कि 100% ये सफलता भी इन लोग को मिला। और इधर जो है तुरंत इस बात को जब अंग्रेजों को जब पता चलता है, तो पुनः जाकर के, चूंकि मीर जाफर क्या था, अंग्रेजों का समझिए कि एक तरह से गुलाम था, ससुरा बहुत बदमाश आदमी था, ये अंग्रेजों को जाकर के बहुत बेनिफिट पहुंचाया था, और उसी का दामाद था मीर कासिम। ठीक है, तब पुनः जाकर के 1763 ईस्वी में, यही लिख देते हैं 1763 ईस्वी में पुनः बंगाल का नवाब बनाया। हटा करके मीर कासिम को क्या कर दिया, है ना, मुर्शिदाबाद से मुंगेर की राजधानी भी लाया था। उस सब तो बाद में पढ़ाएंगे, वो बिहार से रिलेटेड जो क्वेश्चन है। तो अभी थोड़ा सा बैकग्राउंड बताते हुए, हालांकि इसको 2-3 बार इसको पढ़ना होगा हम लोग को। तो 1763 ईस्वी में क्या किया कि मीर कासिम को हटा करके पुनः जो है मीर जाफर को क्या कर दिया, बंगाल का नवाब बना दिया। अब ये तीनों लोगों ने मिलकर के अंग्रेजों के विरुद्ध जाकर के षड्यंत्र रचा, है ना। षड्यंत्र क्या रखा, उसी को बोलते हैं बक्सर का युद्ध, बैटल ऑफ बक्सर। क्या बोलते हैं, बैटल ऑफ बक्सर। ध्यान दीजिएगा 1764 ईस्वी में, देख रहा है ना। 63 में क्या किया, 63 में जाकर के पुनः जो है मीर जाफर को जाकर के क्या बना दिया, नवाब बना दिया, है ना। और 64 में क्या हुआ, इन तीनों लोगों ने मिलकर, ठीक है, तीनों लोगों ने मिलकर, मतलब मीर कासिम, सिजा उदौला और बहादुर शाह द्वितीय, है ना, तीनों लोगों ने मिलकर अंग्रेजों के विरुद्ध, जिसका नाम सुने होंगे हेक्टर मुनरो। क्या नाम सुने हैं, हेक्टर मुनरो। क्या नाम सुने हैं, हेक्टर मुनरो। एक मिनट, कोई डिस्टर्बेंस, इसमें एक क्वेरी था। तो हम लोग क्या बात कर रहे थे
अब बात कर रहे थे कि बैटल जो है बक्सर का युद्ध जो हुआ 1764 ईस्वी में हुआ। 1764 ईस्वी में एक तरफ से जो शाह आलम द्वितीय था, उस वक्त शुजा-उद-दौला था, शुजा-उद-दौला भी बोलते हैं उसको। उसके बाद जो है मीर कासिम जो ऑलरेडी बंगाल का जो नवाब था पहले, ठीक है। तीनों लोगों ने मिलकर के अंग्रेजों के विरुद्ध में जाकर के षड्यंत्र रच दिया और अंग्रेजों की तरफ से जाकर के हेक्टर मुनरो का जो नाम सुने होंगे, अंग्रेजों की तरफ से जाकर ये उसी का अंग्रेजों का कह सकते हैं सेनापति के रूप में जाकर के लड़ा था अंग्रेजों की तरफ से, ठीक है। और दोनों के बीच में क्या हुआ कि ये देखिए यहां पर क्या है कि इन तीनों की तीन सेनाओं, कहने का मतलब है कि मीर कासिम की सेना है, उस वक्त सिराजुद्दौला की सेनाएं हैं, उसके बाद शाह आलम द्वितीय की सेनाएं हैं। अब तीनों की तीनों सेनाओं को मिलकर के भी जाकर के अंग्रेजों की सेनाओं को लोग पराजित नहीं कर पाया, ठीक है। यानी कहने का मतलब यह है कि इसमें जाकर के इन तीनों को क्या हुआ, बुरी तरह से हार हुआ और अंग्रेजों का क्या हुआ, जीत हुआ। इस क्या हो गया, डिफीट हो गया। डिफीट मतलब हारना होता है, हार गए और ये क्या हुआ, जीत गए। कोई दिक्कत, क्या हो गए, जीत गए। तो हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में जाकर के आपको जो है फर्स्ट कहिए या सेकंड कहिए या लास्ट कहिए, बक्सर का युद्ध हुआ था। बक्सर का युद्ध आपका कब हुआ था, 1764 ईस्वी में हुआ था। बक्सर एक जगह है जो बिहार में है और वो गंगा नदी के किनारे सिचुएटेड है। चौसा का युद्ध का नाम सुने होंगे, चौसा का युद्ध भी आपका बगल में ही है, जो 1539 ईस्वी में हुआ था, शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच में हुआ था। तो चौसा भी आपका वही है और आपका बगल में क्या है, बक्सर भी है। बक्सर जिला के अंतर्गत ही जाकर के आपको चौसा पड़ता है जगह, चौसा स्टेशन भी है। वहीं पर कर्मनाशा नदी भी है। कर्मनाशा नदी कहने का मतलब ये है कि आपको कर्मनाशा, अगर उसमें कोई नहाता है तो समझिए कर्म को नशा जाता है, माने बड़ा सगुन नदी को बोला जाता है, ठीक है। तो बिहार और यूपी का वो बॉर्डर भी है, दोनों को क्या करता है कि डिवाइड भी करता है, यानी कि बिहार और यूपी को, ठीक है। जब 1539 में चौसा का जब युद्ध हुआ था तो उस स्थिति में क्या हुआ था कि शेर शाह सूरी इतना मार मारा था कि अंत में जाकर के हुमायूं को कर्मनाशा नदी में क्या हुआ, कूदना पड़ा। और जब कर्मनाशा नदी में जब कूदा तो कूदने के बाद क्या हुआ कि धीरे धीरे वो गंगा नदी में चला गया, क्योंकि बगल में ही सिचुएटेड है गंगा नदी। तो गंगा नदी में जब चला गया तो उसमें क्या हुआ कि जाकर के बह रहा था, बातें डूबने लगा। तो वही जाकर के भिस्ती ने जाकर के उसका जान बचाया था, उसका नाम था मीरन। क्या नाम था, मीरन। और वही जब सेकेंड बार जब हुमायूं जब जाकर के मुगल अंपायर जब बना था, ये पहला ऐसा आदमी है हुमायूं जो मुगल वंश का 2 बार अंपायर बना, ठीक है ना। तो जब सेकेंड बार जब बना था तो उसको एक दिन के लिए जाकर के राजगद्दी पर बैठाया था, किसको, मीरन को। किसको, मीरन को। ये भी नोट कर लीजिएगा। तो वही मैं बक्सर की बात कर रहा हूं, जो बक्सर की धरती, अगर बक्सर से कोई स्टूडेंट लोग होंगे तो निश्चित रूप से उसमें आप जो है थोड़ा सा कमेंट्स कर दीजिए, ताकि हम देख ले कि कौन कौन लोग बक्सर से हैं, कितने लोग क्लास कर रहे हैं बक्सर से। थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिए इस पर, थोड़ा सा कमेंट कर दीजिए। समझ में आ गया, यहां तक बोलिए। तो बक्सर का युद्ध भी आपको मिल गया, चौसा का युद्ध भी मिल गया। अब दोनों में क्या हुआ कि लोग का हार जब हुआ, यानी कि मीर कासिम का, शुजा-उद-दौला का, है ना, और उसके बहादुर शाह द्वितीय का, तो जब हार जब गया ये लोग तीनों लोग, तो उसमें जाकर के इलाहाबाद में एक संधि हुआ था और उसी की संधि के तहत देखिए क्या उसको बेनिफिट मिले। तो अच्छी बात है, बहुत सारे लोगों ने रिपीट करने के लिए बोल रहे हैं। आशीर्वाद ही आशीर्वाद है, सहयोग है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग बढ़िया से पढ़िए, मेहनत करिए। कमेंट देखने के लिए अभी थोड़ा सा उतना हाई फाई हम लोग नहीं है,
सब जो है हम लोग देख लेंगे, गौतम कुमार सब करवा देंगे, टेंशन मत लीजिए। मुगल आलमगीर द्वितीय है, कुछ लिखा है भाई, शाह आलम द्वितीय। हाँ, तो पुनः एक बार हम रिपीट कर देते हैं आपको यहाँ पर, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। बक्सर का युद्ध भी बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता है। इसमें क्वेश्चन पूछता है कि बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों की तरफ से जो है किसने लड़ा था, ठीक है। तो ये जाकर के सेनापति था, अंग्रेजों का सेनापति हेक्टर मुनरो था, और हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में ही जाकर के इन तीनों लोगों की सेनाओं का जाकर के सामना किया, यानी कि मीर कासिम का, सिराजुद्दौला का और बहादुर शाह द्वितीय का, ठीक है। कोई दिक्कत? बोलिए। बहादुर शाह द्वितीय, शाह आलम द्वितीय, शाह आलम, बहादुर शाह लिखा गया है, शाह आलम द्वितीय। ओ एक मिनट, शाह आलम द्वितीय, बहादुर शाह नहीं, शाह आलम। ये क्या होता है कि नाम जो है द्वितीय जो है ना, बड़ा थोड़ा सा अटपटा रहता है, हमको लगा वही बोल रहे हैं। शाह, नोट कर लीजिएगा, शाह आलम द्वितीय, है ना। तो मीर कासिम हो गया, सिराजुद्दौला हो गया और शाह आलम द्वितीय हो गया, जो उस समय मुगल अंपायर था, ठीक है। तो इन तीनों की सेनाएं जो है हेक्टर मुनरो के सामने क्या होगी, ध्वस्त हो गई, मतलब हार गई। और इस देखिए, बक्सर के युद्ध से बहुत एक निर्णायक जो है आपको जो है कि भारत में जो है एक अंग्रेजों के और भी कह सकते हैं कि पावर और शक्ति बढ़ गया था, ठीक है। और इसी युद्ध के बाद जो है जाकर के क्या हुआ कि निर्णायक साबित हुआ था, ये युद्ध बहुत निर्णायक साबित हुआ था, ये ध्यान रखिए। और इसी युद्ध में जाकर के क्या हुआ था कि एक संधि हुई थी, जिसको बोलते हैं इलाहाबाद की संधि, लिख लीजिएगा। 1765 64 में आपको युद्ध हुआ था, और लिख लेंगे इलाहाबाद की संधि 1765 में, नोट कर लीजिए। इलाहाबाद की संधि कब हुआ था? 1765 ईस्वी में। 1765 ईस्वी में जब इलाहाबाद की संधि हुआ, 1765 में क्या हुआ, इलाहाबाद की संधि हुआ, है ना। तो समझ ही रहे किसके किसके बीच में हुआ होगा, रॉबर्ट क्लाइव, है ना, रॉबर्ट क्लाइव, शाह आलम द्वितीय और सिराजुद्दौला। बंगाल, बिहार और उड़ीसा प्रांत में पूरे के पूरे अधिकार जो है अंग्रेजों के इसके तहत जो है जाकर के कर दिया गया था कि अब जो है कि बंगाल, बिहार और उड़ीसा, है ना, बंगाल, बिहार और उड़ीसा, ठीक है। 1757 में पुनः जो है जाकर के आपको 1765 में पुनः जो है जाकर के रॉबर्ट क्लाइव जो पुनः जो है जाकर के गवर्नर बनाया गया था। पहली बार गवर्नर तो 1757 में रॉबर्ट क्लाइव आया था, उसकी कारनामे आप लोग देखे, प्लासी का युद्ध हुआ, है ना। तो पहला नंबर लेके इलाहाबाद की संधि की मुख्य जो बातें थी उसको आप लोग नोट कर लीजिए। इलाहाबाद की संधि भुलाएंगे नहीं, है ना। इलाहाबाद की संधि कब हुआ था? तो 1765 ईस्वी में हुआ था, लिख लेंगे। इसी संधि के तहत लिख लेंगे, इसी क्या बोल रहे थे, इलाहाबाद की संधि के तहत ही बंगाल, बिहार और उड़ीसा प्रांत में, इस संधि के तहत बंगाल, बिहार और उड़ीसा प्रांत में यानी कि पूरे के पूरे अधिकार जो है अंग्रेजों के पास रहेंगे, अधिकार जो है जाकर के मिल गया था। यानी कहने का मतलब है कि पूरा का पूरा अधिकार जो है बंगाल पर किसके द्वारा किया गया? अब अंग्रेजों के द्वारा किया जाएगा। जैसे टैक्स वसूल करने का अधिकार, सबसे तो मेन सोर्सेज क्या था? टैक्स था, कि टैक्स को वसूल करना था, है ना। अब 1765 से लेकर के 1772 ईस्वी तक जाकर के पुनः जो है रॉबर्ट क्लाइव को दूसरी बार जाकर के बंगाल का क्या बना दिया गया? गवर्नर बना दिया गया। आगे बढ़े, इतना तो समझ में आ गया होगा, तो हम आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट पेज लेंगे। और एक लड़का का कहना है कि जो लोग भी क्लास जिनका नेटवर्क प्रॉब्लम नहीं होता हो, निश्चित तौर पर वो क्या करेंगे कि नोट्स बनाएंगे, नोट्स बना करके ग्रुप में सेंड करेंगे।
बिल्कुल बहुत सारे लोग हैं जो क्लास नहीं देख पाते हैं, बहुत लोग हैं इसमें, हम आपको क्या बताएं, मैंने बहुत, मैं 10% भी बच्चे जो है लाइव क्लास नहीं कर पाते हैं, इतना ध्यान रखेंगे। उसके रीजन क्या है पता नहीं चलता है। गुड मॉर्निंग राधिका कुमारी, गुड मॉर्निंग, अभी गुड मॉर्निंग हुआ है। पूजा कुमारी, सर थोड़ा रिपीट कर दीजिए, पुनः रिपीट कर देते हैं थोड़ा सा, ये वाला सेक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये वाला सेक्शन फिर से एक बार हम रिपीट कर देते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ध्यान दीजिए, आपको समझना है, लिखना है, मेहनत करना है। सबसे पहले देखिए यहाँ पर क्या हुआ, मिर्जाफर जो है 1757, आई मीन टू से कि जब प्लासी का जब युद्ध हुआ था तो प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला की हार हुई थी, और सिराजुद्दौला की जब हार हुआ था तो उसको पकड़ करके क्या कर दिया गया था, वध कर दिया गया था। ठीक है, वहां तक तो समझ में आ गया है। उसी का सेनापति था जिसका नाम था मिर्जाफर, रॉबर्ट क्लाइव की ओर जाकर के मिल गया था। अगर मान लीजिए कि सेनापति है, जाकर के रॉबर्ट क्लाइव की ओर मिला तो किस लिए मिला, कुछ ना कुछ अच्छा पद के लिए मिला होगा, जाहिर सी बात है। और वही पद जो है जाकर के अगला जो है बंगाल का जो नवाब जो बना था वो मिर्जाफर ही बना। अब समझ में आ गया ना, बंगाल का प्रथम गवर्नर के रूप में जाकर के रॉबर्ट क्लाइव को ही याद करते हैं, नोट कर लीजिएगा। और वही रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के मध्य में जाकर के प्लासी का युद्ध हुआ 1757 में। वो भी युद्ध क्यों हुआ था उसके पहले आपको बता दिए, ब्लैक होल की घटना कल वाला क्लास में बताया, तो यहां तक तो आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद है ये जो है बड़ा वफादार था, कौन, मिर्जाफर जो है अंग्रेजों का बहुत वफादार था, अंग्रेजों को बहुत लाभ पहुंचाता था। ठीक है, कहने का मतलब है कि धीरे धीरे अपना जड़ जो है जाकर के इसी के पीरियड में जाकर के बंगाल कह सकते हैं, अंग्रेज लोग अपना जड़ जो है और मजबूत कर लिया था। ठीक है, लेकिन इसी का ये दामाद था मीर कासिम, कौन था, दामाद था मीर कासिम, और मीर कासिम को जाकर 1760 ईस्वी में जाकर के 60 से लेकर 63 ईस्वी तक जाकर के बंगाल का क्या बना, नवाब बना। लेकिन यह जब नवाब जब बना, मीर कासिम जब नवाब बना तो ये अंग्रेजों के बीच में षड्यंत्र रच रहा था कि भाई अंग्रेज लोग यहाँ से भाग जाए, क्योंकि ये लोग क्या करता था, ब्रिटिशर्स लोग, अंग्रेज लोग क्या करता था कि वहां अधिक मात्रा में टैक्स वसूलता था। देखिए अंग्रेज भी थे, बंगाल के नवाब भी थे, और वहां के लोकल जो है रूलर भी थे, जो राजा महाराजा के बारे में जो आपको तीन तरह से टैक्स जो है जाकर के गवर्नमेंट को देता था। मैंने सरकार को नहीं कर सकते, ये सब जाहिर था, सब जाहिर। किसान को जो है लूट खसूट करता था और किसान बेचारे आत्महत्या किया करते थे। और जिस पीरियड में मान लीजिए वर्षा ही नहीं होगा, फसल नहीं होगी, कहां से दे पाएगा। ठीक है, आज की स्थिति आप देख रहे हैं, उस समय की स्थिति आप देखते होंगे, तो दोनों में थोड़ा सा डिफरेंसेज है। तो 3 तरह के आपको जाकर के टैक्स, आज हम लोग भी हैं, एक शर्ट जो खरीदते हैं इस पर भी टैक्स देते हैं, कैप जो खरीदते हैं इस पर भी टैक्स, पेन जो खरीद रहे हैं ना इस पर भी टैक्स देते हैं। हर चीज पर आपको टैक्स देना जरूरी है। तो टैक्स क्या है, पहले आपका 3 गो रूलर था। रूलर मतलब क्या था, एक अंग्रेज वसूलता था, एक बंगाल का जो है कि नवाब वसूलता था, और यहाँ के लोकल जो है रूलर वो भी वसूलते थे। आज हम लोग क्या है कि 2 लोग, एक स्टेट गवर्नमेंट और एक सेंट्रल गवर्नमेंट, ये दोनों जाकर के जीएसटी लेती है। SGST है, आप तो नाम सुने होंगे ना, स्टेट लेवल का है और एक सेंट्रल लेवल का है। तो हर सेक्शन पर एक किताब भी आप खरीदते हैं, यानी कि एक कहने का मतलब है कि एक पेन जो आपकी नीडी जो है, हर स्कूल में, हर बच्चा में, हर घर में, हर लोगों के लिए जो नीड है, जो पेन जो हम लोग लेते हैं, अगर इसकी कीमत 100 रुपए है तो इस पर भी कुछ ना कुछ उस पर टैक्स लगा होगा। कहने का मतलब ये है। तो ये लोग भी वही काम करता था, अंग्रेज लोग लूट खसोट करना चाहता था कि यहां से जितना जल्दी हो सके लुटते चलो। चलिए आपके बारे में, आपको रॉबर्ट क्लाइव के बारे में आएंगे तो हम बताते हैं, तो वहां भी बताएंगे। तो मीर कासिम क्या हुआ, मीर कासिम को हटा दिया क्योंकि यह जो है अंग्रेजों का वफादार नहीं था, यानी कि अंग्रेजों का बात नहीं मानता था। पुनः जाकर के मिर्जाफर को पुनः जाकर के 63 में यहाँ पर लिखे हुए हैं, जाकर के 1763 में बंगाल का क्या बना दिया, नवाब बना दिया। अब बताइए, यही आदमी यहां पर था, अंग्रेजों को सपोर्ट किया, इसको हटा के इसको बना दिया। अब क्या हुआ, कुछ समय जाकर के मीर कासिम को दोहरा दिया, तो मीर कासिम, शाह आलम द्वितीय और आपका सिराजुद्दौला, इन तीनों लोग जो है जाकर के प्लान बनाया। हालांकि ये तीनों लोग जो था, जिस जगह पर था, अवध का नवाब था, ब्रिटिशर्स थे, है ना, जहां भी लोग था, अपने आप में हम था वो लोग का कि हम है तो हम है। लेकिन जब अंग्रेज लोग जब प्रभुत्व जब स्थापित करने लगा, चारों सेक्शन से जब जाकर के लोग टैक्स वसूलना, लोगों को मतलब प्रभुत्व जड़ जमाने लगा, तब इन तीनों का आंख खुलता है। किसका, मीर कासिम का, सिराजुद्दौला का और शाह आलम द्वितीय का। ठीक है, इन तीनों का आंख खुलता है। और आंख खुलने के बाद
ये तीनों ने प्लान बनाता है कि अंग्रेजों के विरुद्ध में क्या करना चाहिए, अब षड्यंत्र रचना चाहिए। यानी कि हम लोग तीनों लोग अगर मिलेंगे तो यहाँ से अंग्रेज क्या करेगा, बंगाल से भाग जाएगा, है ना। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इन तीनों लोगों के पास क्या थी, सेनाएं भी थी, प्लानिंग भी था। लेकिन अकेले जो है जाकर के हेक्टर मुनरो जो है, जो जाकर के अंग्रेजों की तरफ से जो नेतृत्व जो किया है, वही हेक्टर मुनरो ने इन तीनों की सेनाओं को पराजित किया। कहां पर, बैटल ऑफ बक्सर, है ना। बैटल ऑफ बक्सर, आई मीन टू स्टेटेड बक्सर का युद्ध में। और बक्सर का युद्ध कब हुआ था, 1764 ईस्वी में। इसमें इन तीनों की पराजय हुई और पराजय होने के बाद जाकर के हेक्टर मुनरो की क्या हुआ, जीत हुआ। ये क्वेश्चन आता है, ध्यान, अंग्रेजों की तरफ से किसके द्वारा लड़ा गया था, सेनापति कौन था, विभिन्न तरह से क्वेश्चन को तोड़ मरोड़ करके पूछता है। यहाँ पर समझ में आ गया ना। तो इसी का देन है, बक्सर के युद्ध का ही देन है कि जाकर के इलाहाबाद में जाकर 1765 में एक संधि हुआ। संधि किसको बोलते हैं, यानी कि हम लोगों के बीच में आपसी समझौता हो जाए कि हम लोगों को क्या करना है। तो वही संधि हुआ था और उस संधि की बातें क्या आई थी, उस संधि की बातें निकल करके आया था कि बंगाल में, बिहार में और उड़ीसा में, क्योंकि आपको याद है ना कि तीनों मेगा सेक्शन एक ही था लेकिन नाम अलग अलग थे। 1905 में बंगाल का जब विभाजन किया गया था, ये सब क्या था, मेरा तीनों एक ही पार्ट था कि नहीं। फिर जाकर 1911 में बंगाल विभाजन को रद्द करने की घोषणा किया गया था, उस समय भी मेरा पार्ट क्या था, एक ही था। फिर जाकर के आपको अलग अलग पार्ट्स हो गए, ठीक है। तो बिहार में, बंगाल में और उड़ीसा में, ठीक है, इन तीनों प्रांतों में जाकर के पूरा का पूरा अधिकार जो है इस संधि के तहत जो है जाकर के अंग्रेजों को टैक्स वसूलने का मिल गया। कोई दिक्कत, बोलिए। पुनः एक बार हम रिपीट कर दिए हैं, है ना। लास्ट मुगल शासक था, तो लास्ट मुगल शासक की बात नहीं हो रहा है बाबू। छह गो लायक शासक था, 100 गो, बाकी सब जितने भी तरफ से नालायक था, 17 गो में से 6 गो के निकाल दो, यानी कि 6 गो लायक था और 11 गो नालायक था। मुगल वंश मतलब क्या, बाबर। पानी पिया, खाना खाया, चना फाका, चना समझ रहे हैं ना, घर गया और मर गया, यही बाबर है। लोग समझता है कि यही बाबर है। पानी पिया का मतलब होता है पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में। पानी पिया, खाना खाया मतलब खनवा का युद्ध 1527 में। घग्घर का युद्ध, घर गया 1528 में। चना फाका मतलब चंदेरी का युद्ध 29 में, है ना। सॉरी 1528 में जाकर के आपको चंदेरी, चना फाका, घर गया 29 में जाकर के घग्घर का युद्ध, और मर गया मतलब 1530 में क्या हुआ, मर गया था। तो यही समझता है लोग बाबर है। बाबर का बेटा था हुमायूं का बेटा कौन था, अकबर का बेटा जहांगीर का बेटा शाहजहां का बेटा औरंगजेब। यही 6 लोग जो है जा करके आपको जो है मोस्टली जो है मुगल वंश का अंपायर था। समझ में आया ना बाबू। और बाकी जितना भी था सब नालायक था, 6 गो लायक था, बाकी सब क्या था, नालायक था। तो यहां तक आपको समझ में आ गया, एक अधिकार मिल गया था। अब हम लोग नेक्स्ट पेज लेंगे। चौसा का युद्ध इसलिए बता दिए थे कि चौसा जो है बक्सर में ही पड़ता है। तो चौसा का युद्ध 1539 में शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है, रोहतास। सासाराम का नाम सुने होंगे। हम लोगों का चैनल का जो नाम है क्या है, गुरुकुल लाइव सासाराम, ठीक है। तो सासाराम की धरती पर ही सासाराम नाम जो लिया जाता है वो शेरशाह सूरी की मकबरा से। और रोहतास का जो नाम है राजा हरिश्चंद्र के बेटा का नाम था रोहतास, रोहितास, ठीक है। राजा हरिश्चंद्र चूंकि आप जानते हैं कि कितने से बड़े सत्यवादी थे, सत्य के बदौलत सब कुछ खो दिए थे और सत्य के बदौलत जो सब कुछ क्या किए, प्राप्त किए। वही राजा हरिश्चंद्र की मैं बात कर रहा हूं। आज भी कभी आप लोग घूमने आइए, रोहतास का किला जो है यहाँ पर घूमने का बहुत एक अच्छा जगह है, रोहतास का किला, ठीक है। बहुत सारे पर्यटन स्थल भी हैं रोहतास में, जो पहाड़ी इलाके भी हैं। तो आप लोग कभी भी यहाँ विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं, घूम सकते हैं। अब टॉम ऑफ शेरशाह पूछता है शेरशाह का मकबरा कहाँ है, भैया एक बार आके देख लो ना, याद ही हो जाएगा, तो है ना। तो इस तरह से जो है कि चौसा के बारे में हम आपको बता दिए। चौसा भी इससे रिलेटेड नहीं था, लेकिन अगर बक्सर की अगर बात था तो 2 वहां पर युद्ध हुआ है। बक्सर का युद्ध 1764 में और आपको जाकर के चौसा का युद्ध 1539 में। कहने का मेरा मतलब यही था। यहां तक किन्हीं को अगर कोई प्रॉब्लम हो तो निश्चित तौर पर आप हमको बोलेंगे। यहां तक किन्हीं को प्रॉब्लम है तो बोलेंगे। अरे मुगल अंपायर हम नहीं बता रहे हैं, काहे इतना तुम सब घबरा रहे हो।
मुगल अंपायर जब मुगल वंश जब पढ़ेंगे तो हम लोग निश्चित तौर पर उसको हम लोग देखेंगे, क्लास नहीं मिस करेंगे। हाँ, जॉब करने वाला लोग लाइव नहीं देख पाता है सर, सही बात है, सही बात है, सही बात है, सही बात है। सोनम कुमारी, कोई बात नहीं। बक्सर के युद्ध से अंग्रेजों का आधिपत्य और बढ़ गया था, सही बात है पाठक जी। याद हो गया ना? कोई दिक्कत है तो बोलिए, नहीं तो फिर नेक्स्ट अब नेक्स्ट चैप्टर लेंगे। कोई भी दिक्कत हो तो बोलिए। क्लियर है सर, थैंक यू। आगे बढ़े, चलिए। अब हम लोग पढ़ेंगे पूना जो है रॉबर्ट क्लाइव। अब देखिए इसकी क्या हाल होती है आगे, आगे देखिए इसका कितना बुरा हाल होता है। रॉबर्ट क्लाइव जो है जाकर के 1764 आपको जो बताया अभी बक्सर का जो बताया ना, अब ये जाकर के आपको 1700 जाकर के कब आया था ये? 1757 में, 1756-57 में तो फर्स्ट बार आया था। उसके बाद जाकर के 1765, 64 के बाद तुरंत 65, 1765 ईस्वी में पूना जो है जाकर के दूसरी बार जो है जाकर के बंगाल का गवर्नर बना। उसके पहले जो है जाकर के 1757 में जब पलासी का जब युद्ध जब हुआ था, उस टाइम जो पहली बार जाकर के ये बंगाल का आपको गवर्नर बना था। ठीक है, कोई दिक्कत? अब देखिए रॉबर्ट क्लाइव की क्या हाल होती है, क्या इसकी दशा होती है। दुर्दशा हो गई थी इसकी। दुर्दशा कहीं हुआ था, ये भी ध्यान रखेंगे। कोई दिक्कत? इसने जब जाकर के दूसरी बार 1765 ईस्वी में जब बंगाल का जब गवर्नर जब बना, इसने आते आते क्या किया कि द्वैध शासन लगा दिया। देख रहे हैं ना? पहली बार आपको याद होगा कि सिराजुद्दौला के समय में कौन कौन था भाई? मीर जाफर था, इसमें इसको जाकर सफलता मिला था, और एक राय दुर्लभ था। कौन था? राय दुर्लभ। ध्यान दीजिएगा, याद करने का तरीका। पलासी के युद्ध में जब पहली बार जब 1757 में जब आया था, तो यही दोनों लोग जाकर के इसको क्या किया था? पलासी के युद्ध में क्या किया था? जितवा दिया था। जितवाया था ना? बोलिए। अब क्या किया कि द्वैध शासन वहां सेकेंड बार जब आया 1765 में जब आया, तो जाकर के बंगाल में क्या किया कि द्वैध शासन आपको जाकर के लगा दिया। इतना बेहुदा आदमी था, इसको लगा कि बंगाल में बहुत सारा पैसा है, बहुत बहुत ज्यादा पैसा है। ठीक है ना? तो बंगाल का स्थानीय शासक क्या किया कि राय दुर्लभ को जाकर के नियुक्त किया। देखिए कितना बेहुदा आदमी था। द्वैध शासन का मतलब है कि दो तरह का टैक्स, नोट कर लीजिएगा, दो तरह का टैक्स। समझ आ गया? एक तो आपको कौन थे? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी था, और एक डॉलर कौन थे? लोकल। तो उसमें जाकर के द्वैध शासन में जब आया, तो एक तरफ से क्या हुआ कि लोकल रूलर, आई मीन टू से दैट, पहले हम द्वैध शासन में ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करेंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी है ना? और दूसरा जो था, यही बेहुदा आदमी था, जिसका नाम था राय दुर्लभ। इसको जाकर के नियुक्त किया था कौन? रॉबर्ट क्लाइव। तो दूसरा आदमी था राय दुर्लभ। जब सेकेंड बार जब रॉबर्ट क्लाइव जब बंगाल का जब गवर्नर जब बना, तो इसको ऐसा लगा कि बंगाल में बहुत पैसा है। धन जो है क्या किया कि धन को जितना हो सके इसको लूट खसोट किया जाए। जितना 1765 से, हाँ सही बात है, लड़का लोग हमको याद दिलवा रहा है, 1765 से लेकर के 1772। देखिए यही 1772 है जिसको बोलते थे, आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। लेकिन यहां तक समाप्त करना होगा, तब आपको आगे चल के समझ में आएगा। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, लड़का लोग मुझे याद करवाते हैं, याद दिलवाते हैं, अच्छी बात है, वाह। यहां तक समझ में आ गया ना बाबू? बोलिए। बंगाल में जाकर के स्थानीय जो शासक जो राय दुर्लभ को जाकर के नियुक्त किया था, बंगाल का स्थानीय शासक कह सकते हैं या नवाब कह सकते हैं। ठीक है, तो नोट कर लीजिएगा दोनों के बारे में। एक तो आपका जो ईस्ट इंडिया कंपनी हो गई, दूसरा जो है बंगाल का स्थानीय शासक या नवाब। लिख लीजिए, बंगाल का स्थानीय शासक या कह सकते हैं नवाब। किसको बनाया? राय दुर्लभ को बनाया। जब पहली बार जब आया था
1757 में, तो बंगाल का नवाब किसको बनाया था बाबू? मीर जाफर को बनवाया था। बोलिए कोई दिक्कत? पहली बार जब आया था तो उसे बंगाल का नवाब किसको बनवा दिया था? मीर जाफर को बनवा दिया था। सेकेंड बार जब 1765 में जब आया तो जाकर के, चूंकि ईस्ट इंडिया कंपनी का तो यार भी था ही, कौन? रॉबर्ट क्लाइव। लेकिन वहां का बंगाल का कह सकते हैं शासक या कह सकते हैं नवाब, तो बंगाल का शासक या नवाब किसको बनवा दिया? रॉबर्ट क्लाइव को, जो सीधे तौर पर दोनों को फायदा पहुंचाया। कौन? रॉबर्ट क्लाइव दोनों को फायदा पहुंचा। एक तो मीर जाफर चूंकि उस समय बंगाल का नवाब था और राय दुर्लभ छूटा हुआ था, इसलिए सेकंड बार जब आया तो क्या कर दिया? दोनों तरह से कहने का मतलब यह है कि जो बंगाल में जो धन, जो उगाही का जो साधन था, धन जो निकलने का जो साधन था, धन जहां जहां भी था, जिस रूप में भी था, ये लोग क्या किया कि राय दुर्लभ और ईस्ट इंडिया कंपनी, इन दोनों ने क्या किया कि पैसा को लूट खसोट कह सकते हैं इसके पीरियड में। और जो भी जो स्थानीय जो मेंबर थे, कुछ लोग थे इसके मेंबर जो थे, वो लोग भी क्या करते थे कि इसका समर्थन करते थे और लूट खसोट करके इन लोग का मन में था कि सारा धन जो है कि क्या किया जाए, लूट करके कहां लेकर चला जाए? ब्रिटेन। देखिए कितना बड़ा, जब इस बात को जाकर के ईस्ट इंडिया कंपनी को जब पता होता है, ब्रिटेन की पार्लियामेंट हाउस ऑफ कॉमन्स को जब पता होता है कि रॉबर्ट क्लाइव द्वारा वहां दोहरी शासन लगाया गया है, जबकि उसमें था नहीं, इस तरह से इसको कोई ओपिनियन नहीं था, कोई जो है जाकर के हाउस ऑफ कॉमन्स के द्वारा इसको कोई मत नहीं दिया गया था कि इस तरह से जाकर के टैक्स की उगाही करना है। यहां तक कि पूरे यूरोपीय कंट्री में इसका थू हुआ था। किसका? रॉबर्ट क्लाइव का। समझिए मेरे बात को। ऐसा ईस्ट इंडिया कंपनी कभी नहीं चाहती थी कि यहां पर जो है कि दो तरह का टैक्स वसूल किया जाए। अरे भैया टैक्स देगा कौन? जनता देगी, पब्लिक देगी, किसान देंगे, जमींदार वर्ग के जो लोग हैं वो लोग भी टैक्स वसूला करते थे, है ना? तो देगी कौन? रहेगा तब तो। लेकिन इसके मन में था कि टैक्स जो है जाकर के, माने रॉबर्ट क्लाइव का उद्देश्य था कि जितना भी धन है सारा का सारा पैसा जो है निकासी कर लिया जाए, निकाल करके उसको लूट करके उसको जाकर क्या कर ब्रिटेन भेज दिया जाए। और जबरदस्त लूट मचाया, जबरदस्त। कौन? गधा द ग्रेट रॉबर्ट क्लाइव। कौन मचाया भाई? रॉबर्ट क्लाइव जो जबरदस्त लूट मचाया था, जबरदस्त। अब देखिए इससे क्या हाल होता है। लूट तो मचाया, जब इस बात को जाकर के हाउस ऑफ कॉमन्स, जो ब्रिटेन की पार्लियामेंट का जो नाम है, और ईस्ट इंडिया कंपनी के जो हुआ करते थे, जहां से फरमान जो जारी हुआ करता था, जहां से उनको भेजा जाता था, उस कंपनी को जाकर के इस बात का पता चला कि रॉबर्ट क्लाइव ने जाकर के क्या किया है, द्वैध शासन लगाया। ये भी क्वेश्चन देख रहे हैं ना, भारत में पहली बार जो है द्वैध शासन की शुरुआत किसके द्वारा किया गया था? दैट इज वेरी सिंपल। ये क्वेश्चन आपको निकाल रहा है कि नहीं निकाल रहा है? आप लोग समझ रहे हैं ना बात को? कोई दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत हो तो बोलिएगा। मेरा दोस्त बिहार पुलिस के पद पर सासाराम में ड्यूटी कर रहा है, थैंक यू। बीएसएससी और दरोगा का सिलेबस सेम है सर, थोड़ा सा दरोगा में थोड़ा सा अलग पूछता है क्वेश्चन, 30%। वो क्वेश्चन का कलेक्शन आपको मिलेगा। पहले यहां समझिए, दरोगा की बात नहीं कर रहा है, थोड़ा सा पैनिक भी लेने दीजिए। यहां तक तो समझ में आ गया होगा, बहुत कारी टाइप के बता रहा है। अब क्या हुआ कि जब इस बात को जब पता चला, कंपनी को पता चला, हाउस ऑफ कॉमन्स को जो पता चला, ब्रिटेन को जब पता चला, तो रॉबर्ट क्लाइव को वापस जो है ब्रिटेन बुला लिया गया। कब? 72 में। कब? 1772 में, है ना? रॉबर्ट क्लाइव को जो है क्या किया गया, ब्रिटेन बुला लिया गया। उसको इतना वहां बेइज्जत किया गया, उसको यहां इतना बेइज्जत किया गया, इतना बेइज्जत किया गया कि उसको अपने आप में जो ग्लानि महसूस हो रहा था, ग्लानि महसूस हुआ। और अंत में क्या किया, कमिटेड सुसाइड कर लिया, यानी अपने आप को क्या कर लिया, आत्महत्या कर लिया। देख रहे हैं ना?
द्वैध शासन किसने लगाया? रॉबर्ट क्लाइव ने लगाया। क्यों लगाया था? धन को लूट खसोट करने के लिए, भ्रष्टाचार मचा के रखा था। भ्रष्टाचार जो कहते हैं ना कि एक एक रुपया माने लोगों के पास बल्कि नहीं होनी चाहिए, बल्कि सारा का धन का होगा, जहां जहां भी हो, जिस जिस कोष में हो, जहां भी किस रूप में हो, उसको सबको लूट खसोट करके उसको क्या किया जाए? ब्रिटेन भेज दिया जाए। ठीक है, हुआ क्या? ब्रिटेन गया, देखिए उसकी नौबत क्या हुआ? कमिटेड सुसाइड करना पड़ा, आत्महत्या करना पड़ा। आत्महत्या में दो लोगों का नाम आता है। एक पहला नाम आता है आपको मुजफ्फरपुर हत्याकांड 30 अप्रैल 1908, खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी, है ना। जब गए थे आपको जज पर जब बम फेंकने का जो प्लान बनाया था मुजफ्फरपुर हत्याकांड में, तो प्रफुल्ल चाकी ने अपने आप को कमिटेड सुसाइड किया था। ठीक है, हमारे भारत के जितने भी क्रांतिकारी लोग थे, जो युवा वर्ग के जो लोग थे, उनका कहना था कि जब भी मैं मरूंगा अपने गोलियों से मरूंगा, अंग्रेजों के गोलियों से नहीं। कुछ लोग ऐसे थे, जैसे आप लोग देख चंद्रशेखर आजाद अल्फ्रेड पार्क में पकड़ा गए थे इलाहाबाद में, है कि नहीं? वो भी लास्ट में उनके पास एक गोली में अपने आप को कमिटेड सुसाइड किए थे। तो ऐसा था, लेकिन ये बेहुदा गधा आदमी यहाँ के लोगों को परेशान किया, धन को लूटा, और लूटने के बाद जो तबाही मचा के रखा था, जिसकी पूरी बदनामी हुई, पूरा वर्ल्ड में बदनामी हुआ था। और ये जब गया था हाउस ऑफ कॉमन्स में, ब्रिटेन जब गया, और वहां पर ईस्ट इंडिया कंपनी के मेंबर सदस्य जो भी थे, इसको जाकर के सारा का सारा इसको थू थू कर रहे थे, और अंत में क्या किया? कमिटेड सुसाइड कर लिया। अब देखिए इंडियन पॉलिटी की शुरुआत जो है अब होता है। रेवेन्यू आप लोग देखते होंगे, जहर खा लिया, अंततः कलाम ने जहर खा लिया। समझ में आ रहा है बात को? पूरी कहानी टाइप के बता रहे हैं। क्वेश्चन देखिए यहीं से, द्वैध शासन का स्टार्ट कौन किया था? तो रॉबर्ट क्लाइव ने। द्वैध शासन का अंत कौन किया? अब जाकर के 1772 ईस्वी में हाउस ऑफ कॉमन्स के द्वारा जो है जाकर के ब्रिटेन में पुनः जो है, पुनः नहीं कह सकते हैं, पहली बार जो है वारेन हेस्टिंग्स का नाम सुने होंगे। वारेन हेस्टिंग्स को जाकर के बंगाल का अगला जो गवर्नर जो बनाया गया, वो वारेन हेस्टिंग्स को बनाया गया। वारेन हेस्टिंग्स जब भारत में जब आए तो सबसे पहला काम क्या किए कि द्वैध शासन का अंत कर दिए, और जो भी टैक्स जो वसूलना था, टैक्स का जो वसूलने का जो कार्य था, तो डीएम का पद जो आप लोग देखते होंगे, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बोलते हैं ना आप लोग, डीएम के पद का सृजन, डीएम के पद का सृजन जो है ये जाकर के वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा ही किया गया, जिसको डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, कहीं कहीं जो है आप चले जाएंगे यूपी में चले जाएंगे तो कलेक्टर कहा जाता है। ठीक है, लेकिन हमारे यहाँ बिहार में क्या है? डीएम, जिला पदाधिकारी, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कहा जाता है। तो वारेन हेस्टिंग्स का ही देन है कि जाकर के 1772 में जब बंगाल का जब गवर्नर बना था, तो जाकर के एक नया पद टैक्स वसूलने का, हम लोग देखिए रेवेन्यू ऑफिसर, आई मीन टू से दैट सीओ जो हम लोग हैं, हम लोग मेन हम लोग का काम क्या है? रेवेन्यू को तहसीलना पैसा। यानी कि हम लोग क्या करते हैं, देखिए व्हाट इज योर डिफरेंस बिटवीन बीडीओ एंड सीओ। बीडीओ के पास क्या है? बिहार में हमारे 44 को डिपार्टमेंट है। डिपार्टमेंट समझ रहे हैं? जैसे ग्रामीण विकास विभाग हो गया, भूमि एवं राजस्व विभाग हो गया, है ना, वन एवं पर्यावरण, मैंने बहुत सारे उस तरह से 44 को डिपार्टमेंट है। उस 44 डिपार्टमेंट का पैसा जो आता है खर्च करने का, तो बीडीओ लोगों के पास आता है, यानी कि ब्लॉक में आता है। वो लोग को जहां जहां जिसमें डेवलपिंग, बीडीओ का मतलब होता है ब्लॉक डेवलपमेंट, डेवलपिंग का जो काम है वो बीडीओ करता है। सीओ का जो काम होता है सर्किल ऑफिसर का, अब रेवेन्यू ऑफिसर उसका नाम हो गया है, आरओ नाम हो गया है। रेवेन्यू मतलब होता है राजस्व कलेक्शन, आरओ राजस्व का। अब है जैसे मान लीजिए हम लोग भी टैक्स वसूलते हैं, गवर्नमेंट हमारी टैक्स वसूलती है कि नहीं? हम लोग भी टैक्स वसूलते हैं। तो पब्लिक से है, जनता से क्या करते हैं कि हम लोग जो लैंड, आपकी जो जमीन जो है, एक लगान निर्धारित होता है गवर्नमेंट के द्वारा, और उसको हम लोग टैक्स वसूल करके क्या करते हैं? गवर्नमेंट को देते हैं, है कि नहीं? तो रॉबर्ट क्लाइव जैसा हम लोग का हाल नहीं है। जो भी आपका जो बंधा हुआ है कि नहीं 5 रुपया अगर लगेगा तो 5 रुपया ही आपको देना है। ठीक है, तो रेवेन्यू का कलेक्शन जो है हम लोग भी करते हैं। ठीक है, तो रॉबर्ट क्लाइव जैसा हाल हम लोग का नहीं है। ठीक है, हम लोग का जो है कि जितना भी हो सके कि आप लोग को भाई गवर्नमेंट को अब मैक्सिमम जो पैसा दे। मान लीजिए टैक्स नहीं मिलेगा गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट नहीं चल पाएगी, आपका डेवलपिंग का कार्य नहीं हो पाएगा। मान लीजिए हम लोग सीईओ है, आरओ है, कर्मचारी है, तो इन लोग को पहला मतलब वेतन कहाँ से मिलेगा? तो वही सबसे मिलता है।
यानी कि जो पब्लिक लोग कलेक्शन करके देती है, जो पैसा गवर्नमेंट को, उसी से जाकर के डेवलपिंग का कार्य चलता है। तो ये सब आप लोग को जानना होगा। मेरे पापा वीडियो थे सर, थैंक यू। बीपीआरओ सीईओ के नीचे का पद है ना? हाँ, बीपीआरओ जो है पंचायती राज पदाधिकारी जिसको बोलते हैं ब्लॉक लेवल पर। तो ये जो है कि हम लोग देखिए, बीडीओ और सीईओ जो है, दो जो है आपका रजिस्ट्रेड पद है। हालांकि ये लोग को भी लगता है कि कर दिए, पता नहीं, ध्यान नहीं आ रहा है। और जितने भी जो पोस्ट होते हैं जो नीचे में, जैसे मार्केटिंग ऑफिसर है, पंचायती राज पदाधिकारी है ना, एलईओ लोग होते हैं। तो ये सब क्या है कि हम लोग का कह सकते हैं कि एक क्या बोलते हैं उसको, बोला जाता है सुपरवाइजरी पोस्ट। ये सुपरवाइजरी पोस्ट है। तो इस तरह से जो है कि आप लोग को ध्यान रखेंगे तो डिफरेंस समझ में आ जाएगा। तो टैक्स की उगाही हम लोग भी करते हैं, टैक्स हम लोग भी जा करके करते हैं। आप लोग लूट खसोट कर रहे हैं अरे बाप रे बाप, हम लोग भी लूट खसोट कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, कहीं ऐसा नहीं है। अब जो है आपका सारा सेक्शन जो है आपका ऑनलाइन हो गया है। जो भी आपकी जमाबंदी वगैरह जो होती है, जो भी आपका म्यूटेशन वगैरह, एलपीसी वगैरह जो भी आपको चाहिए, तो आपको ऑनलाइन जो है फॉर्म फिल करना होता है। 2016 से जाकर के आपको लागू हो गया। तो आरटीपीएस उसको बोलते हैं। ओके, तो यहां तक तो समझ में आ गया बाबू। तो वारेन हेस्टिंग्स क्या किया कि द्वैत शासन को अंत किया, और वारेन हेस्टिंग्स के बारे में पढ़ेंगे। यहां तक तो आप लोग समझ में आ गया कि ज्यादातर भ्रष्टाचारी और ज्यादा जब भ्रष्ट जब होंगे तो निश्चित तौर पर आप अपमानित महसूस करेंगे। अगर वो रियल में अगर गलत है तो, अगर ऐसा हुआ तो उसको अंत में क्या करना होगा? जहर ही खाना होगा, यानी आत्महत्या, यानी कम्यूटेड सुसाइड करनी होगी। इसलिए यहां तक से सारी बातें आपको समझ में आ गया होगा। ये जा करके इसका जो समर्थक जो था, मिर्जाफर भी समर्थक था, राय दुर्लभ भी समर्थक था, और दोनों को जा करके बेनिफिट जो है अपने अपने हिसाब से किया था। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं। चलिए अब हम लोग लिख लेंगे अगला 1772 में लिख लेंगे 1772 ईस्वी में कौन है आपका बंगाल का गवर्नर? वारेन हेस्टिंग्स। वारेन, बोलिए समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बोलिए। यहां तक तो मुझे पूर्ण विश्वास और पूर्ण आशा के साथ कहना होगा कि किसी भी तरह का आप लोग का कोई क्वेश्चन आप लोग का नहीं होगा। ब्लॉक का डीएम जो है बीडीओ, और एसपी जो सी होता है, थैंक यू, बहुत अच्छी बात आपने बोला है। ये बात बहुत लोगों को नहीं समझ में आता है। और वही चल जाएंगे आप जिला अनुमंडल स्तर पर, तो डीएम कह सकते हैं एसडीओ को, और एसपी कह सकते हैं डीसीएलआर को, ठीक है। और जिला में चले जाएंगे तो जिला में तो हमारे बॉस हैं डीएम, यानी कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, और एसपी मतलब सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस, है ना। तो सही बात है, बहुत अच्छा आपका नॉलेज भी लगता है कि इस सेक्शन में है आपको सत्यम कुमार, अच्छी बात है। ओके, तो आगे हम लोग बढ़े। कोई दिक्कत यहां तक, कोई परेशानी अगर आपको होगा हो तो बोलिएगा। यहां तक से किसी भी तरह का आपको दिक्कत है, कोई परेशानी हो तो निश्चित तौर पर आप बोलेंगे, बोलिए। तो अब थोड़ा सा इसमें हम लोग पढ़ लेंगे रॉबर्ट क्लाइव के बारे में, सॉरी वारेन हेस्टिंग्स के बारे में। बंगाल में नोट कर लीजिएगा, 2 पॉइंट कम से कम यहां पर नोट कर लीजिए। द्वैत शासन का अंत, द्वैत शासन का अंत। अब देखिए द्वैत शासन का तो अंत कौन किया? वारेन हेस्टिंग्स किया। जो द्वैत शासन जो चल रहा था, इसी के पद में जाकर के डीसी जो के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, अदर स्टेट में बोलते हैं, लेकिन हमारे यहाँ क्या होते हैं कि डीएम होते हैं और डीसी होते हैं, तो दोनों लिख लीजिएगा। इसी का देन है, वारेन हेस्टिंग्स का दी है कि डीएम और डीसी के पद का सृजन किया था, सृजन किया था। यहां तक कुछ समझ में आ गया होगा। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट में चलेंगे, आपको बता रहे हैं, नोट कर लीजिए। पढ़ाते हैं तो आप लोग को अच्छा लगता है? बोलिए।
पढ़ाते हैं तो आप लोग को अच्छा लगता है? बोलिए, क्वेश्चन याद हो जाता है ना? अब किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। आगे तो आप लोग पॉलिटी में आप लोग लोकसभा राज्यसभा सब जानते हैं आप लोग, लेकिन ये सब सेक्शन में मुझे नहीं लगता है कि आप लोग जानते थे। बिल्कुल एकदम घरेलू लैंग्वेज में अपने हिसाब से हम लोग पढ़ाने की कोशिश करते हैं। 10 मिनट और पढ़ेंगे बिल्कुल अपने घरेलू लैंग्वेज में। जितेंद्र कुमार सीओ से भी बड़े पद सीजीएल में है, कोई दिक्कत नहीं सर, ठीक है। सीओ से बड़ा पद जो है सीजीएल नहीं है बाबू। सीओ एक मजिस्ट्रेट है, ध्यान रखिए। प्रखंड में बताया ना, प्रखंड में एसपी जो है सीओ ही है। तो निश्चित तौर पर ध्यान रखेंगे, इसके बारे में आगे चल करके हम कभी आप लोगों को पढ़ाएंगे। एक रिवाइज कर लेते हैं तो और अच्छा से। हाँ, रिवाइज कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बोलेंगे तो हम छोड़ भी सकते हैं, नहीं तो आगे हम पढ़ा भी सकते हैं। इसमें क्लास में अगर किसी को अगर दिक्कत हो तो इसमें अगर आप लोगों को कोई दिक्कत यहाँ तक हो तो चूंकि अब हम लोग पढ़ेंगे, थोड़ा सा इसको बैकग्राउंड बता करके छोड़ देते हैं आप लोग को, ठीक है। तो अब जाकर के भारत का जो है कह सकते हैं संवैधानिक विकास यहीं से होता है। सेकंड, अब हम लोग का लेसन जो स्टार्ट होगा, चैप्टर भारत का संवैधानिक या भारत का संवैधानिक विकास अब यहीं से स्टार्ट होगा, आपको ध्यान रखिएगा। यहीं से अब जाकर के भारत का संविधान की विकास की बात होगा। इसमें पहला चरण हम लोग पढ़ेंगे, सेकेंड चरण में पढ़ेंगे। इसमें जितने भी आपको चार्टर जो देखे होंगे, जो अधिनियम जो देखे होंगे, जैसे 1773 से लेकर के 1857 तक, कब पढ़ेंगे? पहला चरण में जो हम लोग पढ़ेंगे, इसको नोट कर लीजिएगा। पहला चरण में जो हम लोग पढ़ेंगे 1773 से लेकर के 1857, याद है ना? इसको हम लोग बोलते हैं 1773 का मतलब होता है रेगुलेटिंग एक्ट, और 1857 में हुआ था आपको क्या, 1857 बैटल ऑफ 1857, 1857 का विद्रोह। इसी को बोलते हैं रूल अंडर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, इसी को बोला जाता है रूल अंडर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। नोट कर लीजिएगा, रूल इंडिया, रूल अंडर, एक मिनट, रूल अंडर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। इसी को हम लोग बोलते हैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया, रूल अंडर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। जो पहला चरण में जो हम लोग पढ़ेंगे 1773 से लेकर के 1857 ईस्वी तक। सेकेंड में जाकर के दूसरा चरण में जो पढ़ेंगे 1858 से लेकर के 1947 तक। जो ये खास करके बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें भी इंपॉर्टेंट है। जैसे बिहार दरोगा में पूछा था कि व्यापारिक इनमें से किस अधिनियम के तहत व्यापार के अधिकार को पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया, तो सब इसमें इसी में पढ़ना है। तो इससे क्या होता है कि 2 क्वेश्चन आपको आएंगे। तो भारत का जो संवैधानिक जो विकास की जो बात हो रहा है, और मूल रूप से यहीं से जाकर के आपको स्टार्ट होगा। इसमें आपको बढ़िया से पढ़नी होगी, इसको एक एक पॉइंट पर आपको जाके ऑब्जर्व करना होगा, है ना। रानी राज बोल रही हैं कि सर हम तो आपके पढ़ाई से बहुत मोटिवेट होते हैं सर, लगता है इस बार बीएसएससी कंप्लीट कर ही लेंगे सर। बिल्कुल सबका होगा। मिंटू सिंह बक्सर से, ठीक है ना। तो सही बात है, इसमें बहुत सारे जो है हम लोग इसको आज हम लोग पढ़ेंगे नहीं, इसको हम लोग इसलिए नहीं पढ़ेंगे कि इसका एक अलग सेक्शन हो जाएगा।
तो जो भी आपको हम पढ़ाए हैं, 2 क्लास पढ़ाए हैं, उस 2 क्लास को पुनः जो है कल रिपीट कर लीजिएगा और पुनः उसको हम रिपीट करते हुए यहाँ तक आएंगे और रिपीट करने के बाद जो है कल हम लोग स्टार्ट करेंगे, क्या करेंगे, रूल अंडर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, है ना, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। अब वहां पर सिर्फ भारत का प्रथम जो है गवर्नर, बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था, तो रॉबर्ट क्लाइव पढ़ रहे थे। अब हम लोग पढ़ेंगे कि बंगाल नहीं पूरे भारत का जो है कि गवर्नर जनरल किसको कहते हैं। तो ये सब समझना होगा कि कुछ लड़का लोग कमेंट्स कर रहे थे कि गवर्नर जनरल में और भारत के गवर्नर जनरल समझ में नहीं आता है। बिल्कुल समझ में आ जाएगा, आपको टेंशन लेने वाली बात नहीं है ना। कल किसका होगा, कल मेरा ही क्लास होगा। कल जो है आपका थर्सडे है ना, कल थर्सडे है तो कल मेरा ही क्लास होगा। फ्राइडे और सैटरडे आपका साइंस का क्लास होगा। जैसा भी होगा आपको ग्रुप में जो इन्फॉर्मेशन आपको दे दिया जाएगा। कल मेरा ही क्लास होगा, हो सकता है कि 6 दिन क्लास इस बार मेरा ही होगा, क्योंकि साइंस वाले सर बाहर गए हुए हैं। अगर वो बोले हैं कि फ्राइडे को अगर आ जाते हैं तो फ्राइडे को अगर आ जाएंगे तो निश्चित तौर पर सर का क्लास होगा। एग्जाम से आपको 2 महीना नहीं 1 महीना पहले जो है आपको खत्म कर देंगे पूरा सिलेबस, एकदम ध्यान रखिएगा। ये जितने भी सेक्शन आपको बता रहे हैं इसमें निश्चित तौर पर आप लोग क्वेश्चन को आप लोग याद कीजिएगा। अभी तक से जो बताए इसके पहले मीर जाफर के बारे में, मीर कासिम के बारे में, अलीवर्दी खां के बारे में, है ना, उसके बाद जो है कि पलासी के युद्ध के बारे में, बक्सर के युद्ध के बारे में, है ना, इलाहाबाद के संधि के बारे में, रॉबर्ट क्लाइव के बारे में, है ना, सिराजुद्दौला के बारे में, और उसके बाद जो है अभी हम लोग आगे बढ़ेंगे क्या, वारेन हेस्टिंग्स यानी कि 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। तो द्वैध शासन किसके समय में प्रारंभ किया गया, द्वैध शासन किसके समय में खत्म कर दिया गया, बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों की तरफ से सेनापति कौन था, बक्सर का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था, ये भी क्वेश्चन आता है। तो अब तो आपका बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, मुझे पूर्ण विश्वास है, बिल्कुल आपका क्लियर हो गया होगा। यहाँ तक किसी भी तरह का कोई डाउट आपको नहीं होगा। तो निश्चित तौर पर हम लोग क्या करेंगे कि आपको एकदम स्टार्टिंग से एकदम स्टार्ट करेंगे। घेरिया का युद्ध भी आपको बताए थे, घेरिया का युद्ध आप लोग नहीं जानते थे, सरफराज खान और अलीवर्दी खान के बीच में हुआ था। सरफराज खान का ही जाकर को सेनापति था अलीवर्दी खान, जैसे बताया ना बाबू। और यही जाकर के आपको आगे चल के अलीवर्दी खान बोला भी था ना, क्या बोला था, अंग्रेज जो है मधुमक्खियों के समान है, अगर इनको साथ दोगे तो आपके साथ देंगे, अगर छेड़ोगे तो डंक मार मार करके क्या करेंगे, जान ले लेंगे। तो ये सब जाकर के आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें बताए हैं। और आपको किसी भी तरह का आपके पास अगर बुक्स होंगे तो उसमें निश्चित तौर पर उसको एक बार पढ़ लीजिएगा। अब हम लोग भारत का संवैधानिक विकास पर आ गए हैं। अब इसमें आपको 4 लगातार जो है आपको क्लास लेंगे, तब आपको समझ में आएगा। यहीं से जाकर के आपको पूरा एक्ट पढ़ लेंगे, अधिनियम जो जो इंपॉर्टेंट है ना, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट हो या एनीबॉडी लेफ्ट, बहुत सारे एक्ट हैं। तो जो जो इंपॉर्टेंट होगा उसको हम लोग पढ़ लेंगे, और पढ़ने के बाद जो है कि उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आगे बढ़ने के बाद जो उसमें जाकर के बहुत सारे एक्ट देखिए। उसके पहले जो बताने से पहले आगे एक दिन का आपको भारत का संविधान में आपका कितने भाग है, तो 22 को भाग है, ठीक है ना, 12 गो अनुसूचियां हैं, है ना, 444 को अनुच्छेद है। तो 22 गो भाग में आपको सिर्फ और सिर्फ 7 ही गो भाग पढ़ना है, मोस्टली इंपॉर्टेंट। तो जो आपको एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से आ गए, अगर हम पॉलिटी सिर्फ पढ़ाएंगे तो 6 महीना लगेगा, ध्यान रखिएगा। अगर हिस्ट्री पढ़ाएंगे तो 6 महीने से ज्यादा लगेगा। लेकिन हम आपको उस चैप्टर से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है, जो एग्जाम्स में आते हैं, आ रहे हैं, वही खास करके हम देने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे यहाँ पर हमने दिया, क्या दिया जी बताइए, तो ये क्वेश्चन आपको दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये VVI क्वेश्चन है। तो अगर आपको पढ़ा दिए तो आप समझ गए, लेकिन जो लोग नहीं पढ़े हैं वो कंफ्यूज करेंगे, रॉबर्ट क्लाइव मारे, वारेन हेस्टिंग्स को मारे, है ना। तो इस तरह से आपको जो कान में जो है ना कि नाचता रहेगा। तो हम एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से आपको पढ़ा रहे हैं, न कि आपको विद्वान बना रहे हैं। पॉलिटिक्स सिर्फ अगर मान लीजिए केवल GS का क्लास करना होगा किन्हीं बच्चों को, उसका स्पेशल क्लास भी हम लेकर के आएंगे। तो उसमें क्या है कि GS के क्लास जो भी करना होगा उसमें पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, आप केवल साइंस पढ़िएगा तो 6 महीना ज्यादा लगेगा। तो हम इतना पढ़ाने आपको थोड़े, विद्वान थोड़े हमको बनाना है, हमको आपको रिजल्ट देना है, वो चीज आपको पढ़ाना है जो लगे कि आपका रिजल्ट हो जाए, ठीक है ना। तो संविधान की बात होगा जहां 22 गो आपका भाग की बात होगा, या 12 गो अनुसूचियां की जो बात होगी, या 444 गो अनुच्छेद। 444 में से मात्र 85 गो अनुच्छेद आपको याद करवाएंगे,
ठीक है ना। मतलब 444 में मान लीजिए 44 वही अनुच्छेद काफी है, 400 को डिनाई कर देंगे, टाटा बाय बाय कर देंगे, तो वो 44 कौन है जो इंपॉर्टेंट होगा वो हम बताएंगे। तो ये सब सारा चीज जो है एक पैकेज है, आपका पैकेज लेकर के हम लोग जीएस का चल रहे हैं। आपका एग्जाम में जैसे ही क्वेश्चन अगर आए तो आप बना करके तुम जब बाहर निकलिएगा तो उस समय कोई याद नहीं आएगा, सिर्फ राकेश लाल ही याद आएंगे। तो जो लोग अभी तक से क्लास मान लीजिए कि बहुत लोग ज्वाइन नहीं किए हैं, क्लास नहीं ज्वाइन किए हैं, तो निश्चित तौर पर कर लेंगे। और नया चैनल भी आपको बताए थे गुरुकुल, GURUKUL, गुरुकुल लाइव, LIVSASARAM। तो गुरुकुल लाइव सासाराम आपका न्यू चैनल भी है। अगर जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए होंगे वो लोग भी सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है। तो एक पैरेलल चैनल भी रहना जरूरी है, इसलिए नया चैनल हम लोग बनाए हैं। और जो भी आपका क्लास एप्लीकेशन के थ्रू 1 अगस्त होने वाला है और 8 अगस्त से बिहार दरोगा का भी होगा। तो हम ज्यादातर नहीं पढ़ते हैं, कम समय में 21 वर्ष की उम्र में पहली बारी मेरी नौकरी हुई थी, ध्यान रखिएगा। 21 वर्ष की उम्र में पहली नौकरी हमने लिया था। तो सिर्फ अपना अनुभव बांटते हैं। और आप तो जानते ही हैं, हम बार बार कहते हैं कि मेरी कंटेंट ही मेरी पहचान है। इतना ही पढ़ाइए सर जितना कि रिजल्ट हो जाए। बिल्कुल, हमको विद्वान थोड़े बनाना है, दूध से क्रीम निकाल दे रहे हैं सर, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से आप लोग पूरा का पूरा आप लोग को देंगे। जीएस बैकग्राउंड, जीएस में आपको किसी भी तरह का कोई आपको दिक्कत नहीं होगा। एक बार आप लोग पुनः जो है आप लोग मैसेज कर दीजिए, कमेंट्स कर दीजिए, लाइक भी कर दीजिए कि क्या आप लोगों को लगता है कि जो आज क्लास जो हुआ आपके लिए इंपॉर्टेंट था, और किसी भी तरह की कोई अगर दिक्कत हो तो आप बता दीजिए। आज का क्लास कैसा लगा जल्दी से कमेंट्स करके हमको बता दीजिए। आज का क्लास की क्या इंपॉर्टेंट में पॉइंट में आपको मिला बताइए, जल्दी से कमेंट करके हमको बता दीजिए। विद्वान नहीं बनना है, सही बात है। विद्वान बनाने लगेंगे ना तो मेरे ही जैसा जो तुम सब यूट्यूब चैनल पे आके पढ़ाना स्टार्ट कर दोगे। सौरभ कुमार, ये न्यू बैच ही है, जितना जल्दी हो सके आप ज्वाइन कर लीजिए। सभी लोगों का जो आईडी और पासवर्ड जो मिला है, और उसी आईडी और पासवर्ड को हम लोग एप्लीकेशन पर जो क्रिएट करवा रहे हैं, अभी ट्रायल चल रहा है, एप्लीकेशन मेरा बन गया है और 1 अगस्त से आप लोगों का क्लास स्टार्ट कर देंगे। सब्जेक्टिव आपका जो भी क्लासेज होंगे वो आपको, इस सब्जेक्टिव ही ना है बाबू, बोलो, इस जो पॉलिटी जो 2 क्लास लिए हैं ये सब्जेक्टिव ही है ना। सब एप्लीकेशन पर सब जो है आपका वीडियो क्रमवार तरीके से रहेगा। और सभी लोग को बार बार एक बार फिर बोल रहे हैं कि भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, राम प्रसाद बिस्मिल, खुदीराम बोस, है ना, ऐसे ऐसे लोगों का पोस्टर आप लोग घर में लगाइए, एनर्जी दीजिए। एनर्जी आपके अंदर भी आएगा और आने वाले आपके बाल बच्चे भी जो होंगे, जो देखेंगे तो ये कौन है, तो उस समय उनको एनर्जी आएगी। और जितना भी लोग आजकल देश में जितने भी सफल जो पुरुष जो बने हैं या महिला जो बनी है, सब इन्हीं लोगों के प्रेरणा सोर्सेज बनाए लोग, ठीक है ना। तो आपसे भी रिक्वेस्ट है कि आप लोग ऐसे ऐसे लोगों की पूजा कीजिए, उनकी जीवनी के बारे में पढ़िए, जानिए कि उनकी संघर्ष में जीवन क्या रहा। प्रीतिलता अवैडकर हो, चाहे आपको सुनीता रानी हो, चाहे आपका एनी बेसेंट हो या सरोजनी नायडू हो, या महात्मा गांधी हो, या डॉक्टर BR अम्बेडकर हो, या खुदीराम बोस हो, ठीक है। तो सबके बारे में थोड़ा थोड़ा एनर्जी लीजिए, पढ़िएगा। तो पढ़ाई के अलावा भी आपको कुछ ऐसे बैकग्राउंड को पढ़ना चाहिए जो आपको मन जो है प्रफुल्लित रहे और आपको लगे कि क्वेश्चन आने की संभावना है। कहने का बड़ा मतलब ये है। तो चलिए, थैंक यू, बहुत बहुत अच्छा लगा, सब लोगों ने आप लोग कमेंट्स कर दिया। तो आज का क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। पुनः जो है आपका रात में जो है कि मैथ और रीजनिंग का क्लास होगा, यानी कि शाम में, और पुनः मेरा क्लास कल सुबह 8:30 बजे इसी चैनल पर और इसी समय जो होगा पॉलिटी का क्लास कर लेंगे। तब तक ले खुदा हाफिज, इनकलाब जिंदाबाद।